Assalamu alaikum. I'm Kamar Salim representing Center for Economic Planning and Development and Minhaj University. आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अब्दुल जलील साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप कायद आज़म में बतौर प्रोफेसर अपनी खिदमत अंजाम देते रहे हैं। इसके बाद आपने पाइड में बतौर प्रोफेसर अपनी खिदमत अंजाम दी। आप SBP चेयर पर भी रहे हैं और हाल ही में आपने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया है। सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ प्रोफेसर अब्दुल जलील साहब का कि उन्होंने अपनी मसरूफियात में से हमें वक्त दिया। सर मैं बहुत ज़्यादा वार्म वेलकम कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। कमर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी जी, बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। अच्छा सर, गुफ्तगू का आगाज करने से पहले मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर का एक न्यू इनिशिएटिव है, सेंटर फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। इससे पहले हमारा एक सेंटर इकोनॉमिक से रिलेटेड इक्री है, जो जहां पर इस्लामिक इकोनॉमिक हलाल सर्टिफिकेट और इस तरह का जो पैरेलल स्कूल ऑफ थॉट है उसको उस पर काम किया जा रहा है। उस पर हमारी 5 कॉन्फ्रेंसेस भी हो चुकी हैं। तो ये एक न्यूली स्टैब्लिश सेंटर है, इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया कमर। कमर, देखो, एक तो बात क्लियर है कि सबसे पहले तो हम ना मिनहाज यूनिवर्सिटी को इस चीज़ पे बहुत अप्रिशिएट करते हैं और बहुत ही कंग्रेचुलेशन पेश करते हैं कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। देखो, पाकिस्तान में ना एक ट्रू इकोनॉमिक्स की रिसर्च करने के लिए या इकोनॉमिक्स को डिस्कस करने के लिए पाकिस्तान में ऑलरेडी पहले ही बहुत कम थिंक टैंक और बहुत कम सेंटर ऑफ एक्सलेंस मौजूद है। मतलब आप दो चार नाम ले सकते हैं बड़े बड़े। तो इसलिए एक और वो क्या कहना चाहिए कि मतलब मोनोपोलाइज कहना चाहिए, मतलब कि वो वहीं से डिस्कशन शुरू होती है और वहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए मेरा ये ख्याल ये है कि मतलब ये अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे इस तरह की चीज़ें अगर शुरू हो जाती हैं और यूनिवर्सिटी में अगर इस लेवल पे डिस्कशंस शुरू हो जाती हैं, तो ये आने वाली यूथ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसी ने कल कला जाके जॉब मार्केट का पार्ट बनना है और इसी ने कल कला जाके मतलब आपका जो कैरी फॉरवर्ड करना है सारे टॉक को या सारे डायस्पोरा को। सो मतलब इंडीड देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट कि मतलब कि हम बहुत खुशी होती है जब इस तरह के काम किसी भी एजुकेशनल फोरम से हो रहे होते हैं। थैंक तो यू सो मच डेफिनेटली प्रोफेसर साहब, आपका हम गाहे बगाहे इसमें कंट्रीब्यूशन लेते रहेंगे। मैं इंशाल्लाह। आपसे दूसरे प्रोग्राम जो है उनमें थोड़ा सा स्पेसिफिकली हम बात करेंगे। अभी हम थोड़ी सी जेनेरिक गुफ्तगू करते हैं। अगर हम देखें तो पाकिस्तान इस वक्त एक दलदल में धंसता चला जा रहा है। एक जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, जो लोकल हो या इंटरनेशनल हो, डेफिसिट की बात करें, हमारा बजट डेफिसिट हो या एक्सटर्नल हमारा डेट हो। सर, मुझे सबसे पहले एक बेसिक सी बात बताएं, पाकिस्तान की इकोनॉमी को सबसे बड़ा मसला दरपेश क्या है? यार, बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट हैं, हर बंदा ना अपने अपने तरस पे बात करता है। लेकिन मेरा ये ख्याल ये है, मतलब ये मेरा अपना टेक है इस इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, कि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी की अगर हम ना 75 साल की हिस्ट्री देखें ना, तो पहले 25 साल जो है ना वो हमने को बहुत बुरे नहीं गुजारे हैं। मतलब वो हम एक न्यूली स्टैब्लिश कंट्री थे। हमारा मतलब एक हमने ग्रो करना स्टार्ट किया था और ग्रो हम कर चुके थे। हम अपने एसेट्स डेवलप कर रहे थे, एसेट डेवलप कर चुके थे। मतलब हमने कराची स्टील मिल बना ली थी, हमने पोर्ट कासम शुरू कर दिया था, हमने इस तरह के और हमने कुछ दो चार अच्छे इनिशिएटिव ले लिए थे। तरबेला डैम बन रहा था, मंगला डैम बन रहा था, तो हम बड़े एसेट्स जनरेट कर रहे थे। मुझे लगता है कि जो पिछले 80s से लेके ऑनवर्ड यहाँ से हम खराब होना शुरू हुए हैं। और उसमें हम सारे ना मतलब किसी एक बंदे का कसूर नहीं है, किसी एक पार्टी का कसूर नहीं है, किसी एक पॉलिसी का कसूर नहीं है। बहुत सारी बाय डेफिनेशन अगर मैं ये कहूँ कि पॉलिसी ही ने हमें खराब किया है। देखो, 1905 में ना 1995 में 95 में मैं स्कूल में मैं इकोनॉमिक्स में पढ़ना शुरू किया था। तो उस वक्त से ना वो तीन चार बड़े बड़े मसले हम सोच सुनते चले आ रहे हैं कि यार ये हमारी जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं ये बड़ी खराब हैं, और हमारा जो है ना डेट का इशू चल रहा है, और हमारे एक्सचेंज रेट के मसाइल चल रहे हैं, और हमारे एक्सपोर्ट्स के मसले चल रहे हैं, और आज तक हम उन्हीं मसलों में से गुजर रहे हैं। मतलब देखो, 27 साल हो गए हैं इस बात को। जी और सर। इससे पहले ये इश्यूज थे। 27 साल का मतलब है कि एक बच्चा पैदा होता है, एक बच्चा बड़ा होता है, जवान होता है, पूरी नस्ल है यार, एक पूरी नस्ल से हम खराब होते चले जा रहे हैं। मैं बड़ा स्पेसिफिक हो जाऊं तो
पांच बड़े मसले हैं। पहला मसला है, और ये सारे पॉलिसी से ओरिएंटेड है, पहला बड़ा मसला है हमारा सर्कुलर डेट। ये हमने पॉलिसी एक बनाई आज से कोई 15 10 12 15 साल पहले, 20 साल पहले, कि हम जनरेट करेंगे एनर्जी, हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे और हमें कोई इलेक्ट्रिसिटी आईपीपी से हमें जनरेट करके दे देंगी, और उसके बाद हम आगे ऐसे 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 कर देंगे। हमने डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं की, हमने ट्रांसमिशन के ऊपर हमने कोई पॉलिसी नहीं बनाई। देखो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना बड़ा आसान है, असल इशू बड़ा ये है कि आपने उसको ट्रांसमिट कैसे करना है, उसकी ट्रांसमिशन कैसे लेके जानी है, और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है। हमने बिल रिकवर कैसे होंगे, मीटर नए लगेंगे नहीं लगेंगे, स्मार्ट मीटर लगेंगे नहीं लगेंगे, ये कैसे सारा होगा, ये हमने डिस्कस नहीं किया। और देखो कि पिछले कमोबेश इन पिछले 15 20 सालों में हमने सर्कुलर डेट का इतना बड़ा पहाड़ खड़ा कर लिया है अपने ऊपर कि हमारा पूरा जो सॉवरन डेट है अब वो तकरीबन, मतलब एक क्राइसिस में हम चल रहे हैं, मुसलसल चल रहे हैं। और आज तक अगर हम किसी बड़े के साथ बैठ के, किसी अक्लमंद आदमी के साथ बैठ के डिस्कस करते हैं, तो वो एक ही बात करता है कि यार ये जब तक सर्कुलर डेट का इशू ठीक नहीं होता, आपकी फिस्कल साइड ठीक नहीं होती है। एक बड़ा मसला तो ये है, और ये बिल्कुल हमारा पॉलिसी से आया है। दूसरा बड़ा मसला ये है कि हमने ओवरऑल अपनी जो है ना, जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है, ये हमारी श्रिंक हुई है पिछले 15 20 30 साल में। देखो, आज से 15 20 साल पहले या 30 साल पहले क्या हुआ कि एक तो चाइना मर्ज हो रहा था, चाइना बल्क में प्रोड्यूस कर रहा था, वो सस्ता प्रोड्यूस कर रहा था। और हमारी दो बड़ी पॉलिसीज थी जिसको हम मतलब जो मैं समझता हूँ कि मेरे हिसाब से गलत थी। एक तो ओवर वैल्यू ऑफ एक्सचेंज रेट, हमें उनकी जो हम इंपोर्ट कर रहे थे वो हमें सस्ता पड़ रहा था। और दूसरा जो हमने उनके साथ एफटीएस किए थे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए थे, वो गलत किए थे या ठीक किए थे, मुझे ये लगता है कि हमारी उसमें बार्गेन ठीक नहीं हुई, और हमने वहां से एक गलत किस्म की हमें ना एक एक वाइब्स मिली कि यार कि हमें अगर चाइना से ही हम सस्ता खरीद लेंगे और हम आगे आके बेच देंगे तो उससे में क्या नुकसान, क्या नुकसान सर, होगा। आप तो बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। आज से कुछ 8 10 साल पहले ये एफटीएस पे और पीटीएस को बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा था, लेकिन अगर हम लेटेस्ट रिसर्च देखें तो इकोनॉमी जो रिकमेंड किया जा रहा है कि इकोनॉमीज को दोबारा क्लोज मॉडल की तरफ आना पड़ेगा। अगर हम इंडिया की मिसाल देखें तो इंडिया ने कितने अरसे तक अपना मॉडल जो है वो कदरे क्लोज रखा है। उसके जो फ्रूट्स हैं अगर आप वो देखें तो उनका जिस तरह आप स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग बेस, वो इंडिया की बड़ी स्ट्रांग हो गई है। हमारा हमसाया है भारत, उन्होंने अपनी बसें बनानी शुरू कर दी हैं और वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काफी ज्यादा आगे निकल गए हैं। तो सर, आपने अभी एक चीज जिक्र किया कि एफटीए, आप क्या समझते हैं कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें थोड़ा सा अपनी जो ट्रेड पॉलिसीज हैं इनको रिव्यू करना पड़ेगा? हमें थोड़ा सा नहीं, हमें बड़ा शदीद किस्म का रिव्यू करना पड़ेगा। देखिए, हमारी जो ट्रेड हमारी जो ट्रेड पॉलिसी है ना, हम ट्रेड पॉलिसी चलाते कैसे हैं, हम ट्रेड पॉलिसी चलाते हैं एसआरओ के ऊपर। और एसआरओ का मतलब यह है कि जैसे कि हमारे हमें हम जब देखते हैं कि हमारे पास एक्सपोर्ट्स की रिसीप्ट्स नहीं आ रही हैं और हमारे पास मसला शुरू हो गया रिजर्व्स का, तो हम छोटे छोटे ना मतलब बेनिफिट्स देना शुरू करते हैं। लेकिन एक्चुअली देखो, एक्सपोर्ट्स होती क्या है, एक्सपोर्ट्स, मैं हमेशा ये कहा करता हूँ, मुख्तलिफ जगहों पे कहता हूँ कि यार देखो, मैं दुकानदारों का बच्चा हूँ, और तुम खुद भी बिजनेस करते हो, तुम्हें खुद भी अंदाजा है इस चीज का कि देखो, चीज बेचना जो है ना सिर्फ प्राइस के साथ कनेक्टेड नहीं होता। चीज बेचने के लिए ना बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। एक, उसमें प्राइस होती है, उसमें क्वालिटी होती है, उसमें पैकिंग होती है, उसमें इनोवेशन होती है, उसमें आपके मार्केट के साथ रिलेशंस होते हैं। अगर आप सिर्फ ये कहें जी कि मैं सिर्फ एक्सपोर्टर को ये वाला इंसेंटिव दे दूंगा कि वो 5% में उसकी ड्यूटी कम कर दूंगा, 5% उसका इंटरेस्ट रेट कम कर दूंगा, 5% में ये कर दूंगा, तो वो सिर्फ उसको बेनिफिट हो रहा है। वो आगे से वो एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है, वो एक्सपोर्ट क्या करेगा। ठीक है, प्रोडक्शन के लिए यू नीड मैन्युफैक्चरिंग बेस, राइट राइट। ओवरऑल पिछले 25 30 सालों में मेरा ये ख्याल है कि हमने चूंकि चाइना से बहुत सस्ता खरीदा है, बहुत ज्यादा खरीदा है, और हमारी अपनी लोकल इंडस्ट्री ने बनाना बंद कर दिया है। आपको याद होगा कि मतलब आज से 15 20 30 साल पहले, आपको शायद ना याद हो, चंदा बैटरी सेल हुआ करता था। मैं हमेशा ये उसकी मिसाल देता हूँ, 555 बैटरी सेल हुआ करता था, ईगल पेन हुआ करता था, ये हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग थी। और ये लोकल मैन्युफैक्चरिंग आज आज कहाँ गई हैं, ये सारी इवेपोरेट हो गई हैं उसी चाइना की वजह से, उसी चाइना की एक मतलब एक सस्ती प्रोडक्ट की वजह से। वो हो गई हैं, एवेपोरेट हो गई, आपकी लोकल इंडस्ट्री एवेपोरेट हो गई है सारी की सारी। मैं
मिसाल देता होता हूँ कि पिछले कुछ दिनों पहले मैं एक जो है ना एक अपनी कंस्ट्रक्शन में मसरूफ था। तो मैं फैसल वाले के पास गया, ये जो फैसल सैनिटरी वाला है, मैंने उसे ये कहा कि यार के ना मुझे घर के लिए कुछ सामान चाहिए। तो उसने कहा सर जी मैं ना आपको असली वाला घर का सामान दे दूंगा। मैंने कहा यार ये असली क्या होता है, मैं तो तुम्हारी दुकान पे खड़ा हूँ, तुम्हारी दुकान पे खड़ा हूँ, तुम मुझे असली नकली क्या कह रहे हो। उसने मुझे आगे से कहा कि सर बात ऐसी है कि जो मुझे आप ऑर्डर देंगे तो पॉसिबिलिटी ये है कि मैं उसको पूरा ना कर सकूं, तो वो फिर मैं चाइना से प्रोड्यूस करके आपको दिलवाऊंगा। तो मैं यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारी अब उसमें मैन्युफैक्चरिंग में कैपेसिटी नहीं रहेगी है प्रोड्यूस करने की। तो अगर अच्छा वो सर, कैपेसिटी नहीं रहेगी। सर असल में ना इस यहाँ पर थोड़ी सी जो हमारी पॉलिसीज हैं वो बहुत सी वजूहात की वजह से इनकंसिस्टेंट रही हैं। मेरी थोड़ा अर्सा कबल ना गुफ्तगू हो रही थी गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट के साथ। तो वो फरमा रहे थे कि हम यहाँ से कुछ गुजरात से या गुजरावाला से या फैसलाबाद से कोई डाई बनवाते थे, ठीक है। हम्म। वो कुछ अरसा तक बड़ी शानदार किस्म की बनती थी, लेकिन चाइना इतना ज्यादा लेबर इंटेंसिव कंट्री है और एक्सचेंज रेट आपको पता है हमारा किस तरह। वो कहते हैं वो इतनी सस्ती हमें बना के देते हैं और इतनी शानदार बना के देते हैं कि हम लोकल बंदों से अफोर्ड नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। तो सर इसके देखिए बारे में आप क्या कहेंगे कि उसमें बड़ी देखें, इसमें जो मैं बात करूं ना पॉलिसी की, इसमें बड़ी वजह स्टेट बैंक की पॉलिसी है। स्टेट बैंक ने डेलिब्रेट पिछले 30 साल से 25 साल से एक्सचेंज रेट को ओवर वैल्यू रखने रखा है, कोशिश नहीं की, रखा है। डार साहब वापस आए हैं ना अभी, तो डार साहब वापस आए तो एक क्या मैसेज मिल रहा है यार कि एक्सचेंज रेट की प्राइस नीचे आएगी। यार क्यों नीचे आएगी, मतलब अगर आपकी इकोनॉमी में जान नहीं है, अगर आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में जान नहीं है, अगर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट में जान नहीं है, करंट अकाउंट बैलेंस में जान नहीं है, तो वाई आप इसे क्यों ओवर वैल्यू करना चाहते हैं। ओवर वैल्यू करने का एक ही मतलब है कि आप उनको सस्ता खरीदेंगे उनसे, उनको महंगा बेचेंगे, आपका अल्टीमेटली फिर वही क्लैप्स होने जा रहा है। तो हम जो बात कर रहे थे पॉलिसी की, तो हमें हमें इन इन छोटी छोटी चीजों से निकलना होगा और अपनी प्रोडक्टिविटी की तरफ ध्यान देना जाना होगा। पड़ेगा? बिल्कुल ठीक हो गया सर, आपने दो मिसाल बताए। पहले नंबर पे आपने कहा कि सर्कुलर डेट है, हमने डेवलपमेंट की बजाय डेट से काम चलाया काफी अर्सा। दूसरे नंबर पर आपने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग बेस जो है पाकिस्तान की, ठीक है, वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब रही। उसकी कुछ वजूहत हम डिस्कस कर चुके हैं सर। तीसरे मसले की जाने पड़ते हैं। यार तीसरा मसला ना एजुकेशन है हमारा, और इसमें मैं बहुत कन्विंस्ड हूँ। देखो एचईसी ने ना आज से एक 2005-6 में ना एक पॉलिसी बनाई, मतलब इस पे कोई माने ना माने, मतलब ये हर बंदे का, मैं तो पहले कहा कि हर बंदे ने एक अपना वो बनाया हुआ है ना, टेक है। मेरी इस पे टेक ये है कि एचईसी ने जनाब अली कहा जी कि जो बंदा ख्वाब देखेगा ना, खाली सोचेगा कि मैंने पीएचडी करनी है, तो उसको उसने पीएचडी करवाई है। देखो होता क्या है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में होता यह है कि जो एफएससी में अच्छे मार्क्स ले लेता है वो या इंजीनियरिंग में चला जाता है या मेडिकल में चला जाता है। कुछ लोग फोर्सेज में चले जाते हैं, जो बाकी बच जाते हैं वो बीएस में बीए में एडमिशन ले लेते हैं। जो बीएस बीए कर लेते हैं जो अच्छे होते हैं वो मार्केट में चले जाते हैं, जो बच जाते हैं वो एमएससी में चले जाते हैं। जो एमएससी में अच्छे होते हैं वो या तो मार्केट में चले जाते हैं, जो बच जाते हैं वो एमफिल में चले जाते हैं। जो एमफिल में अच्छे होते हैं, जो बच जाते हैं वो मार्केट में चले जाते हैं, जो बच जाते हैं वो पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं। अब पीएचडी में से जो एचईसी ने एक पॉलिसी बनाई कि आप यार हम आपको हर हाल में पीएचडी कराना चाहते हैं, आप पीएचडी करें, अगर आपको जॉब मिल जाती है तो वेल एंड गुड, अगर जॉब नहीं मिलती है तो हम आपको आईपीएफ के थ्रू हम आपको यूनिवर्सिटियों में ले लेंगे। अब हमारे यहाँ जो पीएचडी की जा रही है उसका मार्केट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। 90% बंदा जो है ना वो पीएचडी करके यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है। अब ये वो लोग हैं जिन्होंने बाई चॉइस पीएचडी नहीं की है, ये वो लोग हैं जिन्होंने हालात से तंग आके, जॉब नहीं मिलती अगली जगह पे एक एडमिशन ले लिया, जॉब नहीं मिलती अगली जगह पे एक एडमिशन ले लिया। जब ये लोग यूनिवर्सिटियों में आए तो उन्होंने यूथ को ग्रूम ही नहीं किया। यूथ उस तरफ ग्रूमिंग, एक बंदा, मैं फॉर एग्जांपल मैं 10 जगह से रिजेक्टेड हूँ, मैं आपको क्या ग्रूम करूंगा, आप मुझे क्या उस्ताद जी तुम मैंने ग्रूम कर दो, मैं आपको क्या ग्रूम करूंगा, मैं खुद ही रिजेक्टेड हूँ। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि हमने विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी स्किल इतनी डेटोरिएट हुई है। मैं मुख्तलिफ किस्म के सिलेक्शन बोर्ड में बैठता हूँ, मैं मुख्तलिफ किस्म के लोगों के साथ बैठता हूँ, मैं यूथ के साथ मेरा बहुत ताल्लुक होता है। यार मैं तुम्हें ना मतलब हल्फन हल्फन कह रहा हूँ कि मतलब एक सिंपल सिंपल सादी चीज का कॉन्सेप्ट को लानत भेजो, तो कॉन्सेप्ट को छोड़ दो, कॉन्सेप्ट हम सीधे कर लेंगे। उनमें ये चीज जज्बा ही नहीं है कि हमने किसी तरफ कंट्रीब्यूट करना है, उनमें सर सीखने का जज्बा नहीं है। सर कंट्रीब्यूशन की, अच्छा यहाँ पर ना एक जिमनी बात करते हैं।
आजकल मुआशरे में, आप इस्लामाबाद में है, ये स्पेसिफिकली इस्लामाबाद और रावलपिंडी से एक बड़ी, बहुत ज्यादा एक बबांगे दोहल ऐलान किया जा रहा है। और अगर आप इसको कहें कि जबान खल्क को नकारा खुदा समझो, तो कुछ लोगों का मानना है कि यूनिवर्सिटीज आपको एक रवायती किस्म की एजुकेशन दे रही हैं, आप स्किल बिल्डिंग की तरफ आए। ठीक है, आप जो मॉडर्न स्किल्ड हैं, जो स्किल्स हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड रिक्वायर्ड है, आप उनको सीखें, आप फ्रीलांसिंग सीखें। ठीक है, और आप स्टोर चलाने सीखें, डिफरेंट चीजें हैं। और इससे आप जो स्टूडेंट्स हैं वो इससे बहुत अच्छी खासी अर्निंग भी कर रहे हैं, वो पैशन के साथ भी काम कर रहे हैं। इसके बारे में सर क्या कहेंगे कि कैपेसिटी बिल्डिंग हमारी यूनिवर्सिटीज ने देनी है, कि देखो, अब हमें नहीं, कुछ चेंज करने की जरूरत है इन सारे निजाम को? दो चीजें हैं। एक होती है तालीम, एक होता है कोर्स। तालीम यह है कि आपकी ओवरऑल ग्रूमिंग आपकी आपका इदारा ही करेगा। ठीक है। स्किल्स आपको रोटी दे सकती है। स्किल आपको होनी चाहिए। मैं खुद इस चीज का कायल हूं कि यार स्किल आनी चाहिए, स्किल आपको रोटी देगी, होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन जो ओवरऑल ग्रूमिंग है वो आपको एक इदारा देगा, एक यूनिवर्सिटी देगी। देखें, आप एक सिंपल सी बात, आप किसी ना ऐसे बंदे से मिलें जो फ्रीलांसर है, और वो फ्रीलांसर है और वो यूनिवर्सिटी में नहीं गया है। मतलब आप अहम तजर्बा करें किसी सर दिन, उसका आप कैलिबर सात नहीं आठ, होगा, राइट, वो आप सती यार, वो गुफ्तगू आपसे करेगा। आंखों में आंखें डाल के वो बातें नहीं कर सकता आपके साथ। ठीक है ना, उसकी पर्सनालिटी शटर किस्म की पर्सनालिटी होती है। ठीक है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो लोगों में उठा बैठा नहीं है। उसे उसकी वजह क्या है? वो उसे 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 पता नहीं है। देखिए, पैसा कमाना जरूरी है, बहुत जरूरी है, आना चाहिए। ठीक है। लेकिन अब देखें, दूसरी चीज यह है कि आप अगर पैसा कमा रहे हैं, उसको जरा इकोनॉमिक्स की टर्म में सोचो ना। मैं मिसाल के तौर पे, मैं फ्रीलांसर हूं, मैं $1000 कमा लेता हूँ। मैं अगर $1000 कमा लेता हूं तो उस $1000 का मैं क्या करूंगा? मैं उससे कंजम्पशन करूंगा ना। अगर मैं कंजम्पशन करूंगा तो इसका मतलब है कि मैंने अपनी एग्रीगेट डिमांड एक दफा फिर बढ़ा दी है अपनी कंट्री में। लेकिन मैंने प्रोडक्शन में कोई हिस्सा नहीं दिया है। मैंने तो प्रोड्यूस किया अमेरिका वाले के लिए, अमेरिका मैंने तो वाले से प्रोड्यूस लिया। किया उसके लिए, प्रोड्यूस किया वहां से, मैंने पैसे ले लिए और अपनी कंजम्पशन बढ़ा ली। सर अल्टीमेटली मैं फिर उसी की प्रोडक्शन को बढ़ा रहा हूँ। ये एक तो मतलब कि मैं आपकी बात से पर्सनली एग्री करता हूँ, लेकिन इसका जो काउंटर आर्गुमेंट दिया जा रहा है ना, वो एक तो ये दिया जा रहा है कि हम एक्सचेंज रेट को बेटर करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, और हम यूनिवर्सिटीज को नहीं मानते। ये एक लव किस्म की बात है, मैं इससे अग्री नहीं करता जाती तौर पे। लेकिन सर एक यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है कि पावर्टी और एजुकेशन। अगर आपके पास रोटी है, जैसे आप फरमा रहे हैं, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप एक अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं। ठीक है, और जिनके पास अच्छी एजुकेशन लेने के मौके नहीं रहे, वो ये इन कामों में करके, स्किल बिल्डिंग करके, और मैंने सुना है उनको, वो कह रहे हैं कि आपके इंस्टीट्यूट ने मुझे रिजेक्ट किया था, मेरे पास पैसे नहीं थे, और आपका ही इंस्टीट्यूट आज मुझे हजारों आप अपने स्टूडेंट के सामने बुला रहा है कि मैं इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करूं। सारी अलमिया नहीं देखो है प्रोफेसर साहब? देखो देखो, बात सुनो, बात ऐसे देखो, पैसे कमाना और तालीम ये दो अलग अलग चीजें हैं। आप हम लोग बड़े बड़े आराम से ना, थोड़ा सा हम ना जरा यूरोप की तरफ देखें, वो करते क्या है? वो लोग क्या करते हैं कि वो मैट्रिक में होते हैं या मतलब 12वें ग्रेड में होते हैं, तो वो साथ साथ ना कुछ छोटा मोटा अपना काम करके अपने लिए अपनी एजुकेशन को खुद खुद वो कर रहे होते हैं। हमारे नजदीक हमारा प्रॉब्लम ये है, हम हर बच्चे का प्रॉब्लम ये है कि वो छोटा काम करना ही नहीं चाहता। पहली बात ये है। हम्म। ठीक है, वो ये काम ही नहीं करना चाहता। देखिए, मैं अब्बा जी के साथ ना 5वीं जमात में, 6ठी जमात में, 8वीं जमात में, 12वीं जमात में, आप काम नहीं कर रहे हो? आप काम कर रहे हो ना, आप अपनी जी। अर्निंग कर रहे हो, साथ आप पढ़ा रहे हो। ठीक है। लेकिन अगर आप ये मॉडल किसी बच्चे के सामने रखो ना, किसी बच्चे के सामने रखो, यार तुम मैट्रिक में हो, तुम एफए में हो, तुम बीए में हो, तुम एमए में हो, अब तुम ना मतलब दुकान पे काम करो और साथ अपनी एजुकेशन को जो है ना तुम ना फंड करो, यार वो सोचता ही नहीं इस बारे में। वो कहते हैं ये तो है ना अब्बा जी का फर्ज। ठीक है। जी हाँ। वो जिस वक्त वो रिजेक्ट हो जाता है, उसे लगता है कि यार तालीम की किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि ये किताब पढ़ने के बाद तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। आप इकोनॉमिक्स की हजारों किताबें हम पढ़ते हैं ना, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। वो मेरे लिए, मेरी ग्रूमिंग के लिए है। ठीक है। उसमें से अगर मेरे पैसे निकलते हैं, उसमें से अगर मेरा जॉब निकलता है, उसमें से मेरा अगर सब कुछ होता है, वो तो प्लस है। ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पैसे स्किल से ही आते हैं। ठीक है। अगर सिर्फ पैसे कमाने हैं ना यार, फिर मोटरसाइकिल ठीक कर लो। नहीं ठीक है नहीं फिर सर, मतलब, सर ये ना ठीक है असल ना। में असल में ये एक माशरे में एक आवाज आ रही है, और इसको जो आपका स्कूल ऑफ थॉट है,
इसको साथ में लेकर चलने की जरूरत है। हमें आज अपने बच्चों को बताना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटी आपने पढ़ना है, ठीक है, यार आपको देखो, इम्प्रूवमेंट करनी है। इस पर हम सर एक तफसीली गुफ्तगू रखेंगे। अभी चलते हैं सर चौथे पॉइंट की तरफ। आपने 5 नुकात का जिक्र किया, आपने 3 नुकात को बड़ी खूबसूरती से बयान किया। अभी चौथा नुक्ता चौथे नुक्ते की चौथा तरफ नुक्ता चलते हैं। मेरे नजदीक ये है कि जो हमने गवर्नमेंट को, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कर्जा देना शुरू किया, जो जिसको हम कहते हैं ना अपनी जुबान में बजटरी बोरिंग। ठीक है, बजटरी बोरिंग ये होती है कि गवर्नमेंट जो है ना वो बैंकों से कर्जा लेना शुरू कर देती है। वो जो बैंकों से कर्जा लेना शुरू करती है तो बैंक बड़ी आसानी से और बड़ी खुशी से गवर्नमेंट को कर्जा देते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल रिस्क फ्री हो जाते हैं ना। उन्हें पता है यार गवर्नमेंट ने अगर मुझे और आपको कर्जा देगी, अगर मैं कल मेरा बिजनेस बैठ जाता है, मैं बैठ जाता हूँ, राइट, तो वो नॉन परफॉर्मिंग लोन हो गया, वो फारिग हो गया, ठीक है। प्राइवेट गवर्नमेंट उसकी, सेक्टर तो क्राउड आउट हो गया इससे। एक्चुअली ये पॉइंट मैं कहना चाह रहा था कि एक्चुअली क्या हुआ कि मतलब आपने पिछले 15 20 30 सालों में आपने प्राइवेट सेक्टर को क्राउड आउट किया है, राइट। क्राउड आउट करने से आपको नुकसान क्या हुआ है कि इस वक्त जितना आपका रीजन है ना, ये वियतनाम और इंडिया और पाकिस्तान और चाइना और फलाना और ढमाका और ये वो सारा, आप में जो क्रेडिट टू प्राइवेट सेक्टर टू जीडीपी रेशियो है वो सब में से कम है आपका, और मुसलसल नीचे आया है पिछले 25 30 सालों में। और अगर वो 12 14% के आगे पीछे है इस वक्त आपका वो क्रेडिट टू प्राइवेट सेक्टर, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल स्टेगनेंट है। स्टैग्नेंट हो स्टेगनेंट से अगर आप इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे हैं तो आप ग्रोथ कैसे करेंगे? अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर बेस नहीं बनेगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं बनेगा, इसका मतलब है कि आपकी यूथ एम्प्लॉयड नहीं होगी। आप उनको हिस्ट्री पढ़ाएं, आप उनको माशरती उलूम पढ़ाएं, आप उनको स्किल्स डेवलपमेंट पढ़ा लें, आप उनको जहाज उड़ाने सिखा दें, है ही नहीं, है ही प्रोडक्शन नहीं। ही नहीं है, तो क्या करेंगे आप? कहाँ कहाँ पे पे आप जाएंगे? जाएंगे? मैं कहा देखें, इस वक्त आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फारिग बैठे हैं, आपके डॉक्टर्स फारिग बैठे हैं, एमबीबीएस डॉक्टर फारिग बैठे हैं, आपके मैकेनिकल इंजीनियर्स फारिग बैठे हैं, ठीक है, आपके अच्छी स्किल वाले जो सब्जेक्ट हैं वो सारे फारिग बैठे हुए हैं। और हो सकता है इंग्लिश वालों को, एमए इंग्लिश वालों को जॉब मिल रही हो, क्योंकि आपने 2 4 यूनिवर्सिटी और बना दी हैं, ठीक है। तो जब तक आपके पास चीजें मौजूद नहीं है, तो ये जो क्राउडिंग आउट है, ये क्राउडिंग आउट इसने आपको तबाही के दहाने पे पहुंचाया है। मतलब उसने हुआ ये है कि आपकी बेसिकली इन्वेस्टमेंट स्टैग्नेट हुई है, और उससे आपकी ग्रोथ भी कम हुई है, और प्रोडक्टिविटी भी कम हुई है, और मुसलसल कम हो रही है। ये तो होगी चौथी बात। पांचवी प्रोफेसर बात साहब, मेरा पांचवी पांचवी नुक्ते पर चलने की बजाय ना एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि आपका जो चौथा नुक्ता है जिसमें आपने बजटरी बोरोइंग के बारे में बताया, और आपने बताया कि किस तरह जो प्राइवेट सेक्टर है वो क्राउड आउट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। और लेकिन वो जो आपने पहला पॉइंट बताया था कि सर्कुलर डेट है, जो गवर्नमेंट है वो डेट से काम चला रही है और डेवलपमेंट नहीं कर रही, तो सर ये पहला और चौथा नुक्ता मिलते नहीं है। मतलब कि लाइक नहीं 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 नहीं, आप देखो सर्कुलर पैसे ले रहे हैं सर बैंकों नहीं नहीं से नहीं नहीं और नहीं, उसको। सर्कुलर सर्कुलर डेट हम सिर्फ हमने एनर्जी में खड़ा किया है। सर्कुलर डेट ठीक हमने है। सिर्फ जो जो हमने बात की थी, वो हमने ये कहा था कि यार कि वो एनर्जी का इशू है, कि हमने आसान बिजली बनानी शुरू की, हमने आसान आईपीपीज शुरू किए, और वो हम बेहतर तरीके से कर सकते थे, लेकिन हमने वो गलत तरीके से किया, और हमने उस वाले सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में, हमने तकरीबन 4 साढ़े 4 ट्रिलियन का, इस वक्त तकरीबन 3.5 ट्रिलियन, 3.5 ट्रिलियन बड़े पैसे होते बड़े हैं, पैसे हैं। 3500 अरब रुपया होता है। मतलब ये वो उस दिन मैं अपने नदीमुल हक साहब से बात कर रहा था, तो वो कहते हैं 10 मिलियन। मैं कहा सर 10 मिलियन ना कहा करें ना, करोड़ रुपया कहा करें, हमारे दिल में लगता है, तो 10 मिलियन कहीं आते जाते नहीं है। तो 2.5 ट्रिलियन अगर मैं कहता हूँ, 2.5 ट्रिलियन तो लगता कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं अगर 25 अरब कहूंगा या 2.5 खरब कहूंगा तो बड़े पैसे लगते हाँ, हैं ये। एग्जैक्टली। तो मतलब सर वो सर्कुलर डेट उस पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉइंट में वो उस एनर्जी सर्कुलर डेट सेक्टर ने में अल्टीमेटली डेट में कंट्रीब्यूट किया है। अल्टीमेटली कुल उसका मिला के उसमें आ रहा है, क्योंकि एनर्जी का और मैन्युफैक्चरिंग का आपको पता है वो चोली दामन का बिल्कुल साथ ऐसा है, ही है। हम उनको अलग तो कर ठीक नहीं है। सकते हैं। सर टाइम थोड़ा है हमारे पास, हम पांचवें जो पॉइंट है आपका, पांचवें नुक्ते की पांचवी तरफ जो आते हैं। पांचवी जो बड़ी बात है कि ओवरऑल हमने जो हमारा सोशल फैब्रिक है ना, इस सोशल फैब्रिक में हमारी ना टॉलरेंस देखें, गवर्नमेंट, इसको आप गवर्नेंस के इशू से जोड़ सकते हैं। जो यूथ है हमारा इस वक्त, जो टोटल जो है वो मतलब एस्टिमेट्स है हमारे कि वो तकरीबन 65% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इस वक्त हमारी यूथ बैठी हुई है, और यही हमारा अच्छी बात है, और यही हमारी इस वक्त बुरी बात है। ये जो यूथ है, ये बड़े कन्विंस्ड है इस बात के ऊपर कि उसे गवर्नमेंट की तरफ से हेल्थ का फैसिलिटी नहीं मिली है, अच्छी एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं मिली है, उसको खेलने की जगह नहीं मिली है, उसको अच्छी एक्टिविटी नहीं मिली है।
उसके अंदर ना विद द पैसेज ऑफ टाइम स्टेट के ऊपर ट्रस्ट कम होना शुरू हुआ है, और उसकी ना वो टॉलरेंस कम होनी शुरू हुई है। राइट, वो जो वो था ना, वो मतलब अब मैं अगर 20 साल पीछे चला जाऊं, जैसे अगर मैं अपना बचपन देखता हूँ 30 साल पहले, तो मुझे लगता था कि यार कि स्टेट जो है ना एक माँ की हैसियत रखती है और माँ मुझे बचा लेगी। और मुझे लगता था कि यार कि गवर्नमेंट कुछ करेगी, और मुझे लगता था कि यार कि ये जो इदारे, मैं उन इदारों को ओन करता था। वो जो हम आज सुबह बात कर रहे थे या कल बात कर रहे थे कि यार हमको इदारे हमारे ओवरऑल नीचे आए, तो मैं उन इदारों को ओन करता था। मुझे लगता था कि यार ये गवर्नमेंट के इदारे हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इस ओवरऑल गवर्नेंस की इशू की वजह से जो यूथ है वो यूथ समझती ये है कि यार कि हमें डिप्राइव रखा जा रहा है। और आप कोई भी सोशल मीडिया, उनके पास अब बचता ट्विटर ही है ना या फेसबुक ही बचता है, तो हाँ वो आप एग्जैक्टली, मुसलसल देखें। फ्रस्ट्रेशन वहां पे पहले निकालते हैं आज कि से 2 महीने पहले सारे मतलब पीटीआई को गालियां दे रहे थे, आज वो पीएमएलएन को गालियां दे रहे हैं। सर उसकी वजह क्या है? उसकी वजह उनके पास फ्रस्ट्रेशन निकालने की और जगह कोई नहीं जगह है। कोई नहीं है। ठीक है ऐसे ना? मतलब अब ये नहीं है कि ये लोग बुरे हैं, और ये भी नहीं है कि पीटीआई बुरी है, और ये भी नहीं है कि पीएलएमएनएम बुरी है, और ये भी नहीं है कि कोई और चीज बुरी है। मेरे पास अगर फ्रस्ट्रेशन निकालने की जगह नहीं होगी तो मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा कि यार मेरे पास जो सबसे आसान चीज होगी ना, मैं उस पर शुरू कर दूंगा। और आसान हाथ चीज में मेरे हाथ में मोबाइल पड़ा हुआ है ना, मैं आपको सुनाऊंगा 5 7 8 10 गालियां। तो असल में, और ये बड़ा एक बहुत बड़ा, इसको आप बॉम्ब समझे तकरीबन, क्योंकि बहुत बड़ी यूथ है, और वो अगर वो समझती है कि मैं डिप्राइव हूं और मुझे स्टेट की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप रिवोल्ट की तरफ जा रहे सर ये हैं। जो आपने क्या है, ये एक टाइम बॉम्ब है, और ये कुछ तो फट चुका है और कुछ आने वाले दिनों में फटेगा और हम इसके असरात देखेंगे। आप नहीं रोक सकते हैं इसको, आप इसको नहीं रोक सकते हैं। आप इसको इंगेज जब तक देखें, मेरा अपना अगर बेटा है ना, अगर मेरा बच्चा है तो उस बच्चे में अगर एनर्जी है तो मैं उसको एक्टिविटी दूंगा ना। अगर मैं उसे एक्टिविटी नहीं दूंगा तो वो क्या करेगा? वो मुझे ही मारेगा ना पकड़ के। वो क्या करेगा? वो कोई 2 नंबरी करेगा, वो कोई साइकिल तोड़ेगा, वो कोई बर्तन तोड़ेगा, वो घर से गायब रहेगा, वो स्मोकिंग करेगा, वो सिगरेट करेगा। इसी को आप मैक्रो लेवल पे है ना। अगर मैं उसे एक्टिविटी देता हूँ, मैं उसके साथ अगर क्रिकेट खेलता हूँ, मैं उसके साथ टेबल टेनिस खेलता हूँ, मैं उसके साथ गप्पे मारता हूँ, तो उसके पास तो है ही नहीं। और ये बिल्कुल, इसको आप मैक्रो लेवल पे ले जाएं, मुझे लगता ये है कि ये जो 5 6 चीजें हैं ना, एक तो ये सर्कुलर डेट, एक इन्वेस्टमेंट बेस जिसकी वजह से आपकी मैन्युफैक्चरिंग खत्म हुई है, एक क्राउडिंग आउट फाइनेंशियल सेक्टर में, और एक एजुकेशन जिसने ना एक अजीब व गरीब किस्म की भरमार करके ना अजीब व गरीब लोग पैदा कर दिए हैं। मतलब इसने ये फर्क प्रोफेसर हुआ है। प्रोफेसर जलील साहब, मैं आपकी गुफ्तगू को अगर सम अप करना चाहूँ, तो जिस तरह आपने कहा कि एनर्जी सेक्टर में सबसे पहले सर्कुलर डेट ने हमें तबाह किया, ठीक है, उसके बाद इसी की वजह से ये एक वजह बन सकती है, और उसमें आपने जिक्र। एक और उसमें और चीज ऐड करें, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इतनी बुरी तरह मतलब उसने ब्लीड किया हुआ है ना हमें, और हमें खाम खा का ना एक एक चा चढ़ा होता है कि ये हमारे मुल्क के एसेट हैं, और हमने इनको बिल्कुल ना नहीं बेचना है। मैं हाँ, मिसाल के तौर पे, यार कराची स्टील मिल है, अगर वो मैंने खरबों रुपए उसके हर साल देने हैं, ठीक है, तो मुझे किस किस्म का क्या फायदा उसका? ठीक है, बिल्कुल मतलब सर। हर चीज फंक्शनल मजा करती है ना। मतलब हाँ, वो मेरी मेरी अम्मा का पाँव खराब हुआ ना, डायबिटिक्स थी उसको, तो वो डॉक्टर ने कहा कि यार इसको काट देते हैं। तो मैंने माँ को कहा कि यार, मैंने डॉक्टर को कहा यार कि पैर क्यों काट देते हैं ना, खैर है। उसने कहा यार फुट का काम क्या है कि आपको चलने में मदद दे, फंक्शनल हो। अगर ये फंक्शनल नहीं है तो ये आपको खराब कर रहा है। खराब करें। तो मैं 25 साल से सुन रहा हूँ कि हमारा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में मसला है, हमारे वापडा में मसला है, हमारे उसमें रेलवे में मसला है, हमारे फलाने में मसला है, हमारे टिमकाने में मसला है, और उसने हमें खरबों रुपए का सालाना नुकसान दे रही है। मतलब जी एक बेशक। इशू बड़ा ये भी है कि हमने इसके ऊपर बहुत क्लियर डिसीजन लेना है कि इसको, इसके साथ हमने क्या करना अच्छा, प्रोफेसर जलील साहब, अब्दुल जलील साहब, इसमें दूसरा नुक्ता जो आपने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग बेस है, उसमें आपने जिक्र किया कि हमने हमारी जो ट्रेड पॉलिसीज हैं इनको मुकम्मल तौर पर इनको रिव्यू करने की ज़रूरत है। तीसरे नंबर पर सर आपने बताया कि एजुकेशन जो है, एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। फिर आपने फरमाया कि जो बजट रीबॉर्विंग है और जो प्राइवेट सेक्टर जिस वजह से क्राउड आउट हो रहा है, क्योंकि आपने इसमें फरमाया कि जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनके लिए बड़ा आसान है कि वो सरकार को कर्जा दें, ठीक है, वो एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है उनकी। फिर पांचवें नंबर पे आपने बताया कि ओवरऑल सोशल फैब्रिक ही हमारा जो है वो उलट चुका है। यूथ जो है वो एक ट्रस्ट डेफिसिट कंडीशन में मुब्तला है,
और वो अदारों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करती, और ये बड़ी तेजी से आपने बताया कि आपने अपनी जिंदगी में इसे देखा है। और छठे नंबर पे आपने बताया कि जो सफेद हाथी हमने पाले हुए हैं, ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर के एंटरप्राइजेज है जो कि खाई जा रहे हैं, उनसे भी जान छुड़वाने की जरूरत है। सर, वक्त की कमी के बायस मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, लेकिन इसके दूसरे हिस्से में मैं आपसे वक्त दोबारा लूंगा, फिर हम इनके सलूशन और इनकी वजूहात की तरफ जाएंगे कि ये जो मसाइल हैं ये क्यों कर पैदा हुए और इनका सलूशन है। सर, आपका एक दफा फिर बहुत ज्यादा शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आप कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स कहना चाहेंगे तो सर प्लीज विद इन अ मिनट। नहीं कमर, आपने बहुत अच्छा कंक्लूड कर दिया है, और चूंकि जिस तरह आप बता रहे हैं चलता रहेगा, उसको डिस्कस करते रहेंगे। वो कभी कभी हम पाइड में एक बहस करते होते हैं, तो कहते होते हैं कि यार कोई ना कोई एक एक चीज बता दो, तो वो हम ये कहा करते हैं यार क्या ना, बस एक चीज ही है कि इस एक चीज में से निकल आए। इस वक्त इकोनॉमी इतनी खराब हो चुकी है कि उसको कोई एक चीज ठीक नहीं कर सकती। बिल्कुल तो ठीक है। इसलिए जैसे कहता हम इसके सोल्यूशन की तरफ भी जाएंगे, तो इसी तरह से एक लंबी बहस होगी कि यार किसमें ये भी बिल्कुल। ठीक करना है, इसमें ये भी ठीक करने वाला है, इसमें ये सर, भी ठीक करने वाला हम अपने हिस्से की क्षमा जलाते रहेंगे। हम है। आपके इल्म से, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपके जो एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, उससे हम मुस्तफीद होते रहेंगे। हम ज़ाती तौर पे भी, मैं भी उससे लर्निंग करूंगा। हमारा प्लेटफॉर्म जो है, यहाँ से भी आपका पैगाम ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, और हम अपने हिस्से की क्षमा जलाएंगे और उम्मीद करेंगे कि इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ एक दिन इंशाल्लाह हमारा मुल्क के पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की की बुलंदियों को छुएगा। सर, मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ताला आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत एक शुक्रिया दूसरे जी, में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी जी। जी।